नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में काव्य सौंदर्य के तत्वों के बारे में, जिसमें से हम आज बात करेंगे छंद के बारे में। हम आज बात करेंगे छंद में किस प्रकार से उनके स्वर और व्यंजनों में जो मात्राएं लगती हैं वह किस प्रकार से लगती हैं, उसका नियम क्या है, इस बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यह आपके उन विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या अदर होम एग्जाम भी दे रहे हैं, चाहे वो क्लास 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों या क्लास 7th या 8th के बच्चे हों, जिनको की छंद पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ हमारे उन सभी साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जहां पर हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपके वनडे एग्जाम्स या यूपीएससी, एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे समझ गए तो आपके 1 से 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम सारे नियम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो अ, ई, छोटा अ, छोटा ई, उ और चंद्रबिंदी या इसे हम कहते हैं अनुनासिक की एक मात्रा लगती है। कौन कौन से शब्द? ई, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ये अनुनासिक या इसे हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं कि एक मात्रा लगेगी, चाहे अलग हो, ये अकेले आए हो या व्यंजन के साथ हो, तब भी इनकी मात्रा हमेशा एक ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटा अ, छोटी ई और छोटा उ, इसकी मात्रा और अनुनासिक की मात्रा एक लगती है, चाहे वो व्यंजन के साथ हो, मतलब व्यंजन की मात्रा बने हो, चाहे अकेले हो। उदाहरण के लिए यहां देख लीजिए, अरुण, अ अलग आया, इसकी मात्रा एक। र में उ की मात्रा लगी है, इसकी मात्रा एक। अड़, इसकी मात्रा एक। इसी तरह से इमारती, यहाँ छोटी ई आई है, इसकी मात्रा एक ही है। म की मात्रा एक, र की मात्रा एक और ती की मात्रा दो। इन मात्राओं को एक और दो की जगह गुरु और लघु भी कहते हैं। लघु मतलब एक की मात्रा यानी ये, और गुरु यानी ये मात्रा, इसे गुरु कहा जाता है, या इसकी मात्रा की गिनती 2 होती है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए अब आगे चलते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इन सभी की 2 मात्राएं लगती हैं। किसकी किसकी? फिर से देख लीजिए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इन सभी की 2 मात्राएं लगती हैं दोस्तों। उदाहरण, मोटाई, यहाँ मोटाई, सभी की 2 मात्राएं। आरोपी, यहाँ सभी की 2 मात्राएं, यानी इनकी मात्राएं गुरु होती हैं, यानी 2, इनकी गिनती 2 की जाती है। समझ में बात आई? आइए अगला चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है कि जब संयुक्त व्यंजन आए तो संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण पर 2 मात्राएं लगेंगी। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? मतलब एक व्यंजन पूरा और उससे पहले एक आधा व्यंजन, दोनों मिलाकर जब एक व्यंजन लिखा जाता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो क्या कह रहा है? ये नियम कह रहा है कि जब संयुक्त व्यंजन आएगा तो उससे पहले वाला जो व्यंजन होगा, कोई भी व्यंजन हो, वो हमसे उससे नहीं मतलब है, उससे पहले जो वर्ण होगा, चाहे वो एक मात्रा वाला व्यंजन हो, चाहे 2 मात्रा वाला व्यंजन हो, उससे पहले जो व्यंजन होगा संयुक्त अक्षर से पहले, उस पर हम 2 मात्राएं लगाएंगे, ये नियम कहता है। और किस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि संयुक्त व्यंजन से पहले वाले वर्ण में 2 मात्राएं पहले से लगी हुई हैं तो 2 ही मात्राएं रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि हम उसको 2 का 4 कर देंगे, नहीं, वो 2 ही मात्राएं वहां लगी रहेंगी। ठीक, अगर 2 नहीं है, एक मात्रा वाला वो व्यंजन वर्ण है, उस पर 2 मात्राएं कर देंगे। पहले से 2 मात्राएं हैं तो हम उससे छेड़खान नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए यहां देखिए, सत्य, यहां ये क्या है? यह है आपका संयुक्त व्यंजन, आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन मिलाकर ये बन गया संयुक्त व्यंजन। इससे पहले जो वर्ण आया है उस पर हम 2 मात्राएं लगाएंगे, जबकि वह एक मात्रा वाला है, यही यह नियम कहता है। दूसरा विकल्प, यहां ये संयुक्त व्यंजन है, उससे पहले का आया है, इसकी मात्रा 2 है, देख लीजिए। सामान्य,
यहां पर देखिए न्य, न्य आपका क्या है, ये आधा न और पूरा यह मिलाकर संयुक्त व्यंजन बना रहा है, मगर उससे पहले जो हमारा वर्ण है उसमें पहले से मात्रा एक लगी हुई है, ये दो मात्रिक है, यानी यह गुरु है। क्यों? क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। तो यहां हम मात्रा इसकी बढ़ाएंगे नहीं, दो मात्रा का ही प्रयोग हम कर लेंगे। इसी तरह से आप बात करते हैं ताप्ती की, आप बात करते हैं ताप्ती की। यहां पर देखिए इससे पहले दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो उस दो मात्राओं से कोई छेड़खान नहीं करेंगे, उन दो मात्राओं को वैसे ही लिख दिया जाएगा। यह रहा तीसरा नियम। अब अगले नियम की बात करें तो कुछ संयुक्त व्यंजन और भी होते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन? छत्रज्ञ। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ और स्र। यह चार जो संयुक्त व्यंजन हैं, इनमें तो एक मात्रा लगेगी, मगर इनसे पहले जो वर्ण आएगा उसमें हम दो मात्राएं लगाएंगे। कौन कौन से? यह वही नियम है। यहां संयुक्त व्यंजन कौन से थे? आधा अक्षर और पूरा अक्षर मिलाकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर रहे थे। अगले नियम में क्या कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छत्र, ज्ञ और स्र। यह चारों जो संयुक्त व्यंजन है, इनमें एक मात्रा लगेगी, मगर इससे पहले जो वर्ण आएगा वो चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उसमें हम दो मात्रा का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए अक्षर, छ से पहले आ आया, उसमें दो मात्राएं हमने लगा दी हैं। उसके बाद परिश्रम, स्र से पहले री आया एक मात्रा वाला, मगर हमने उसमें यहां पर दो मात्राओं का प्रयोग किया है। यही यह नियम कहता है। अगला नियम है, यदि शब्द के आरंभ में संयुक्त व्यंजन है, हमारा जो शब्द है वो संयुक्त व्यंजन से ही आरंभ हो रहा है, चाहे वो ये वाला संयुक्त व्यंजन हो आधे और पूरे अक्षर को मिला के बना हुआ, चाहे छत्र, ज्ञ और स्र में से आपका कोई संयुक्त व्यंजन हो, इनमें से कोई भी संयुक्त व्यंजन हो, उसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? उस पर हम एक ही मात्रा का प्रयोग करेंगे। अगर वह संयुक्त व्यंजन शब्द के शुरुआत में आ रहा है तो उस पर हम एक ही मात्रा लगाएंगे। ऐसा नहीं कि उस पर दो मात्राएं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई वर्ण नहीं है। अगर उससे पहले कोई वर्ण होता तो वहां हम इन नियमों के अनुसार दो मात्राओं का प्रयोग उस पर कर लेते, मगर उससे पहले कोई शब्द न होने के कारण हम उस पर एक ही मात्रा का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए व्यय, यहां पर आधा व और यह मिलकर संयुक्त अक्षर बना रहे हैं, मगर यह वाक्य के शब्द के प्रारंभ में आ रहा है, इसलिए उसकी मात्रा एक होगी। यहां पर क्षमा, इसमें भी ये छह शब्द संयुक्त व्यंजन है, मगर वाक्य के सब वाक्य का जो शब्द है उसके प्रथम स्थान पर आ रहा है, इससे पहले कोई वर्ण नहीं है, इसलिए इसमें भी हमने क्या किया है? एक मात्रा का प्रयोग यहां पर किया है। ये आपके हिंदी व्याकरण में छंद में मात्रा लगाने के कुछ नियम हैं। इन नियमों के अतिरिक्त बाकी जितने भी अक्षर आपके आते हैं, सभी में हम एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। आशा है आपको अब आसानी से और अच्छे से समझ में बात आ गई होगी कि हम छंद में शब्द वर्णों का प्रयोग करते समय किस प्रकार से उनमें मात्राओं का प्रयोग करते हैं। उनकी मात्राओं की गणना इसी प्रकार इन्हीं नियमों के आधार पर की जाती है। संपूर्ण आपके छंद, चाहे वो मात्रिक हो, सममात्रिक हो, अर्ध सममात्रिक हो, या जिनमें मात्राएं उपस्थित हो, उन सभी की मात्राओं की गणना इसी आधार पर की जाती है। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे बातें आपको समझ में आ रही हो, हमारा वीडियोस आपको देखने में अच्छे लग रहे हो, और आप हमारे साथ नए जुड़े हैं या हमारे पुराने साथी हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आप जितना हमारे कंटेंट्स को लाइक करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही यूट्यूब हमें आगे प्रमोट करेगा और हमारे साथ साथ आपका भी ग्रोथ होता जाएगा। हम ऐसे ही शानदार, जानदार और वजनदार कंटेंट्स जो आपकी पढ़ाई में, आपके विषय में आपको और अगर आगे की तरफ ले जाएं, ऐसे मजेदार, शानदार, जानदार कंटेंट्स ढूंढ ढूंढ कर और एक साथ हम करके आपको
पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों के साथ शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक जरूर करना है। लाइक का बटन जितना दबाएंगे उतना हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आएंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।